हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट का हम देखेंगे सिलेबस, ओके। और सिलेबस को देखेंगे हम कि जो सिलेबस है वो किस तरीके से है। देखिए, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये आपके 4th पेपर के अंदर है और इसका जो वेटेज है ये काफ़ी हाई है। इसका वेटेज जो है वो कितना है, तो इंग्लिश का जो वेटेज है वो 80 मार्क्स है। देखिए, ये आपका जो आरपीएससी का सिलेबस है उसी का स्क्रीनशॉट है और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसका वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 80 मार्क्स इसका वेटेज है और ये जो सब्जेक्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया 4th पेपर के अंदर हिंदी के बाद जो सेकंड पार्ट है वो आपका इंग्लिश है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम सिलेबस जो है एक बार उसको देखते हैं, उसको समझते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है। तो आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, 3 भागों में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है आपका पार्ट ए, वो क्या है, वो है ग्रामर, जिसमें आपसे ग्रामर जो है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। और ये जो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ आपको ग्रामर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको एरर, जो गलतियां हैं, त्रुटियां फाइंड आउट करने के लिए, त्रुटियां ढूंढने के लिए बोला जाएगा और सेंटेंस को रीराइट दोबारा लिखने के लिए बोला जाएगा, या आर्टिकल से संबंधित एरर वाले सेंटेंस आपको ठीक करने होंगे। उसमें तो ये ग्रामर आपको हेल्प करेगी ही, साथ में ये जो आपका पार्ट बी है कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी राइटिंग, इसके अंदर भी आपको ग्रामर की समझ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको अनसीन पैसेज है उसका मतलब समझना है और उसमें से प्रश्नों के उत्तर जो है वो ढूंढ करके लिखने हैं तो भी आपको ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है। या आपको जो 5 सेंटेंसेस आपके पेपर के अंदर दिए जाएंगे हिंदी में जिन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो वो ट्रांसलेशन अगर आपको करना है तो भी आपको ग्रामर जो है उस पर अच्छी कमांड होना ज़रूरी है। प्रेसी राइटिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी आपको ग्रामर जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पार्ट ए तो आपका ग्रामर हो गया और पार्ट बी जो है वो कौन सा है, वो है कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी राइटिंग। तो ये जो पार्ट बी है इसका वेटेज कितना है, इसका वेटेज आपका है 30 मार्क्स का, ठीक है। 30 नंबर का इसका वेटेज है। इससे जो 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मतलब एक तो आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। एक तो वहां से आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, फिर आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और तीसरा यहाँ से पूछा जाएगा प्रेसी राइटिंग। तो ये तीनों जो टॉपिक्स हैं ये मिलाकर के 30 मार्क्स के अंदर आपसे प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आपका पार्ट सी है। तो पार्ट सी जो आपके इंग्लिश के सिलेबस के अंदर है वहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा, वहां पर आपसे कंपोजिशन जो है वो पूछा जाएगा और लेटर राइटिंग इसके अंदर आएगी। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो एक तो इससे आपसे पूछा जाएगा पैराग्राफ, तो 200 वर्ड्स का आपसे पैराग्राफ पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक ऑप्शन के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना होगा और वो 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद एक थीम आपको दी जाएगी, कोई भी एक फ्रेज, एक लोकोक्ति या कहावत आपको दी जाएगी, उसके लिए आपको कहा जाएगा कि आपको उसका विस्तार करना है लगभग 150 शब्दों के अंदर, तो वो भी 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। और तीसरा जो प्रश्न यहाँ पार्ट सी से आएगा वो होगा लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग के साथ विकल्प में आपको रिपोर्ट राइटिंग भी प्रश्न में दिया जाएगा। तो दोनों में से आप एक प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे और वो 10 नंबर का होगा। तो इस तरीके से ये वाला सेक्शन जो है पार्ट सी, जो भाग सी है, ये भी कितने मार्क्स का हो गया, ये भी 30 नंबर का हो गया। तो पार्ट सी 30 नंबर का, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग है, इलाबोरेशन है और रिपोर्ट राइटिंग है। पार्ट बी है आपका जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, अनसीन पैसेज का 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ट्रांसलेशन करवाया जाएगा हिंदी से इंग्लिश 5 वाक्यों का, और प्रेसी यहाँ पर आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा 60 नंबर का सेक्शन है। ऊपर वाला जो आपका 20 नंबर का सेक्शन है वेटेज में, वो ये जो आपका पार्ट ए है ये पार्ट बी और सी की तुलना में कम मार्क्स का है, लेकिन इसकी समझ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप पार्ट बी और सी को अच्छे से तभी कर पाएंगे जब आपको ग्रामर जो है वो बहुत अच्छे से आती होगी, ठीक है। अब देखिए, पार्ट ए जो है ग्रामर एंड यूसेज, इसके अंदर ये जो 20 नंबर का सेगमेंट है इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने होंगे। तो देखिए, एक तो आपसे क्वेश्चन जो है सबसे पहले शुरुआत में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कौन से होंगे, वहां पर आपको 10 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनमें आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स से संबंधित क्या होंगी,
गलतियां होंगी उनको आपको करेक्ट करके लिखना होगा। तो ये 10 सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्रीपोजिशंस का नॉलेज होना चाहिए आपको। टेंस एंड सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस आपको पढ़ना होगा। मॉडल्स, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, इसका ज्ञान भी आपको होना जरूरी है। तो ये जो आपका सिलेबस है इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैं आपको जो मेंस हुआ था 2019 वाला उसका पेपर दिखाऊंगी, तो उस पेपर को देखने के बाद आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो सिलेबस है इससे किस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो देखिए, ये आपका जो पेपर 4th है उसकी सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट जो पूरी यूनिट है वो तो हो गई हिंदी की, और सेकेंड यूनिट जो है वो किसकी है, वो है जनरल इंग्लिश की। और आप वेटेज देख सकते हैं 80 नंबर का है, ठीक है, 80 नंबर का है। इसमें भी सेक्शंस हैं जैसे आपके सिलेबस में थे। ये देखिए यहाँ पर हमने सेक्शंस देखे थे, पार्ट A, B, C, बिल्कुल उसी तरीके से सेक्शंस बने हुए हैं और इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही इसमें मार्क्स दे रखे हैं, जो अंक हैं वो दे रखे हैं। तो पहला सेक्शन तो आपका है 20 मार्क्स का, 20 अंकों का है। तो देखिए इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। आइडेंटिफाई द एरर, आपको क्या पहचानना है, त्रुटि को पहचानना है। एंड री राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और नीचे दिए हुए जो वाक्य हैं उनको करेक्ट करके सही करके आपको लिखना है। तो ऐसे टोटल 10 सेंटेंसेस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक। पहले प्रश्न से लेकर 10वें प्रश्न तक इस तरीके के वाक्य आपको दिए जाएंगे और ये 10 नंबर का होगा, ठीक है। कितने मार्क्स का होगा, 10 नंबर का। मतलब हर एक सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर आपको वहां पर मिलेगा, 1 अंक आपको मिलेगा। तो ये सबसे पहला प्रश्न जो है इस तरीके का पूछा गया था, आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम आगे चलते हैं। तो इस तरीके के 10 सेंटेंसेस जो है आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न बनता है उन 10 सेंटेंसेस के बाद, वो क्या होता है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। तो आपको यहाँ पर क्या दिए गए हैं, 2 वर्ड्स जो है वो दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि उनसे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द जो है वो आप लिखिए, ठीक है। या यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये जो शब्द दिए हुए हैं इन सेम मीनिंग वाले दूसरे शब्द जो है आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे परसीव लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, तो इनसे मिलता सेम मीनिंग वाले, या हमें परसीव या अंडरस्टैंड ही लिखना है तो हम और क्या शब्द जो है उनको प्रयोग कर सकते हैं। आप हिंदी में कह सकते हैं पर्यायवाची, आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। और ये कितने मार्क्स के अंदर पूछा गया है, 2 नंबर का प्रश्न है ये, ठीक है। कितने मार्क्स का है ये, 2 नंबर का है। अब देखिए, अब ये जो आपका C यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। आपको क्या ढूंढना है, ऑपोजिट मीनिंग का, ठीक है। बिल्कुल आपको जो हम कहते हैं ऑपोजिट होता है वो यहाँ पर इन वर्ड्स का लिखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इम्पोलाइट, रूरल या अर्बेन, इनका जो ऑपोजिट है वो क्या है, वो आपको लिखना है। और ये 2 नंबर का प्रश्न है। कितने मार्क्स का है ये, 2 नंबर का प्रश्न ये है, ठीक है। अभी हम पार्ट A में ही है, जो सेक्शन देखा था हमने 20 नंबर का पार्ट A। अब देखिए उसके बाद और क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं, रीराइट चूजिंग द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आपको 2 फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, तो उनमें से आपको चूज करके सही जो है सेंटेंस के अंदर लिखना है और सही को चूज करके करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस यहाँ पर लिखना है। और ऐसे 2 प्रश्न हैं, तो ये 2 नंबर का है, ठीक है। 1-1 नंबर के दोनों प्रश्न हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, देखिए तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है, सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रेज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सही शब्द या फ्रेज को चुनते हुए आपको नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उनको दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है दिए हुए होंगे ऑब्लिक लगा करके, तो आपको सही जो है उसको चुन करके सेंटेंस को ठीक करके लिखना है। तो ऐसे भी 2 सेंटेंसेस आपसे पूछे जाएंगे और ये कितने मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। मतलब 1-1 नंबर के दोनों जो है प्रश्न है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पार्ट A के अंदर जो अंतिम प्रश्न है वो किस तरीके का होगा,
राइट अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आपको ये एक पूरा सेंटेंस दे रखा है, उसके लिए एक शब्द, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट जो है यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे 2 प्रश्न है, तो ये 2 नंबर का है, ठीक है। तो एक प्रश्न जो है 1 नंबर का है, तो उस लिहाज से ये 2 नंबर का हो जाता है। तो इस तरीके से आपके जो पार्ट ए है, जो हमने ग्रामर वाला पूरा सेक्शन देखा था, वहां से प्रश्न जो है वो बन करके आते हैं, और ये 20 नंबर इसका वेटेज है, और वैसे ये बेहद आसान है। तो आपके मन में अगर इंग्लिश को लेके कोई भी फोबिया हो तो आप उसको निकालिए, क्योंकि इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बल्कि ये आपको बहुत अच्छी रैंक जो है वो अटेन करने में भी बहुत मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो कम एफर्ट्स के अंदर आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आपका जो आरएस का सिलेबस है वो बहुत लेंदी है और उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस रेगुलर इंग्लिश की भी करेंगे तो इसमें आप कंपैरेटिवली बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। फिर आपका पार्ट बी है, जिसमें आपसे एक पैसेज जो है वो पूछा दिया होगा, और उस पैसेज से संबंधित आपको पढ़ना होगा, और 5 प्रश्न जो है उनके उत्तर आपको देने होंगे, और हर प्रश्न जो है उसके सही उत्तर के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। तो उस तरीके से पैसेज वाला जो पूरा प्रश्न है वो आपका 10 नंबर का हो जाता है। इसके बाद देखिए, पैसेज के बाद आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वर्ड इन द, सॉरी ये पैसेज ही है, पैसेज के आगे मैं आपको दिखाती हूँ। पैसेज के आगे फिर आपसे 5 सेंटेंसेस आपको हिंदी में दिए हुए होंगे, और आपको कहा जाएगा इंग्लिश के अंदर उनको ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो ऐसे 5 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और इंग्लिश में आपको उनको ट्रांसलेट करना होगा। उसके लिए भी आपको हर सही ट्रांसलेशन के लिए 2 नंबर मिलेंगे। तो 5 सेंटेंस के आपको 10 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं हम आगे। फिर इसी सेक्शन बी के अंदर जो है आपका प्रेसी राइटिंग है, ठीक है। जो प्रेसी राइटिंग है उसमें आपको क्या करना होगा, तो इसमें आपको एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाएगा 150 से 200 शब्दों का। उसको आपको छोटा करके उसका अर्थ समझ करके उसकी जितने वर्ड्स का वो है उससे 1/3 वर्ड्स के अंदर आपको क्या करना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा। और वो करने के लिए भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन बी हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब सेक्शन बी के बाद हम देखते हैं आगे। तो सेक्शन बी के बाद है आपका सेक्शन सी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन सी में आपसे कहा जाएगा पैसेज लिखने के लिए, और आपको 3 ऑप्शन पैसेज के दिए जाएंगे, और 10 नंबर का ये होगा प्रश्न आपका। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस जो है दिए गए हैं। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, the effects of present day credit culture, traveling helps build personality. ओके, ट्रैवलिंग हेल्प्स बिल्ड पर्सनालिटी। तो 3 ऑप्शंस दिए हैं, जिनमें से एक पर आपको क्या है, पैसेज यहाँ पर लिखना है, और 200 शब्दों के अंदर ये पैसेज लिखना है। तो 10 मार्क्स जो है आपको इसके लिए वेटेज अलॉट किया गया है। अब देखते हैं आगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सेक्शन पार्ट सी के अंदर जो अगला प्रश्न है वो आएगा, इलैबोरेट वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इन अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स। तो आपको 3 थीम्स दी जाएंगी, उनमें से एक आपको इलैबोरेट करनी होगी 150 शब्दों के अंदर, और उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 नंबर जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हैं, योर एनिमीज आर योर बेस्ट फ्रेंड, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ऐसे 3 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक पर आपको क्या करना है, इलैबोरेशन करना है, उसका विस्तार करके आपको पूरा लिखना है 150 शब्दों के अंदर। उसके लिए आपको 10 अंक जो है वो दिए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। लास्ट जो प्रश्न है आपके इंग्लिश के पेपर का, उसमें क्या होगा, उसमें आपको लेटर राइटिंग, ठीक है, पत्र लेखन जो है वो आपसे करवाया जाएगा। एक सिचुएशन आपको दी जाएगी जिसपे आपको पत्र लिखना होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे दिल्ली डिस्क्राइबिंग द डिस्कम्फर्ट्स यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ रीसेंट जर्नी, ठीक है। तो ये आपको लिखना है कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, या हम कह सकते हैं करीब 15 लाइन के अंदर आपको लिखना है, और इसके लिए आपको क्या मिल रहे हैं, 10 मार्क्स। और इसके ऑप्शन में आपसे पूछा गया है रिपोर्ट राइटिंग, राइट अ रिपोर्ट ऑन द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पब्लिक जू इन राजस्थान, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट भी लिख सकते हो या आप लेटर लिख सकते हो, इसके लिए भी आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं।
अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन वाला जो सेक्शन है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, उसका वेटेज तो 16 मार्क्स का है, 60 नंबरों का है, लेकिन उसको करने के लिए भी आपको पूरी नॉलेज जो है ग्रामर की होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ग्रामर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पार्ट बी और सी दोनों के ही प्रश्न अच्छे से करने के लिए ग्रामर पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस जिन टॉपिक्स को करेंगे वो है ग्रामर के टॉपिक्स। ठीक है, तो ये तो आपका सिलेबस है, इसको आप और अच्छे से देखिए, समझिए, बार बार जो प्रश्न पत्र है उसको देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बहुत बेसिक सी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, वो बेसिक सी चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये क्या है? तो देखिए, जब भी हम कोई भी वाक्य इंग्लिश में बनाते हैं, व्हेनेवर वी फॉर्म एनी सेंटेंस इन इंग्लिश, तो क्या होता है, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। हम उसमें कई तरीके के जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं, कई तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है, अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है उसके अंदर किया जाता है। जैसे देखिए डिफरेंट वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर। तो ये जो अलग अलग वर्ड हैं इनको हम सेंटेंस के अंदर एक क्रम में, एक ऑर्डर के अंदर जचाते हैं, जिससे कि इनका अर्थ निकल सके या जो भी संदेश हम देना चाह रहे हैं वो हम ठीक से दे पाए। तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ऋतु गोज टू मार्केट। ऋतु गोज टू मार्केट। गुड स्टूडेंट वर्क हार्ड। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो ये ऋतु जो है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ऋतु गोज टू मार्केट, ऋतु बाजार जाती है, तो ये जो ऋतु है ये इस सेंटेंस में क्या है, ये नाउन है। ऋतु यहाँ पर क्या है, नाउन है। गोज जाती है, जाती है क्या है यहाँ पर, वर्ब। गोज क्या है, वर्ब। टू, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, संबंध बोधक शब्द है ये, प्रीपोजिशन। और मार्केट क्या है, मार्केट है नाउन। तो अब देखिए, हम कहना चाह रहे हैं कि ऋतु गोज टू मार्केट, ऋतु जो है बाजार जाती है, तो उसमें हमने इस वाक्य के अंदर ऋतु गोज टू मार्केट नाउन यूज किया है, वर्ब यूज किया है, प्रीपोजिशन यूज किया है, फिर से नाउन यूज किया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस, गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं या कठिन परिश्रम जो है वो करते हैं। तो गुड क्या है, गुड है एडजेक्टिव, विशेषण है ये। ठीक है, कैसे स्टूडेंट्स, गुड, तो ये विशेषण है। स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, नाउन है। और वर्क क्या है, वर्ब है। और हार्ड क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, क्रिया विशेषण है ये। तो आप देखिए, दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे जिसमें हमने नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, कई तरीके के अलग अलग शब्दों का प्रयोग जो है हमने इन वाक्यों के अंदर किया, ताकि एक सार्थक, एक अर्थपूर्ण वाक्य जो है हम बना सके। ठीक है, तो यही जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, यही जो अलग अलग प्रकार के शब्द एक वाक्य के अंदर प्रयोग में लाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं, इन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं, इन अलग अलग प्रकार के शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए देखते हैं ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये कितने होते हैं। उदाहरण के अंदर जो एग्जाम्पल हमने देखे, इसमें तो हमने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे ही। अब हम देखते हैं कि वैसे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितने होते हैं। तो देखिए, एक तो हमने यहीं पर देखा नाउन। ठीक है, नाउन आ रहा है इन सेंटेंसेस के अंदर, जिसे आप हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। आपने हिंदी में भी संज्ञा पढ़ी है। फिर है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम। इसके अलावा देखिए वर्ब,
वर्ब क्या है आपकी? क्रिया। फिर है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या है आपका? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। इसके बाद है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। ठीक है, विशेषण हो गया। इसके बाद देखिए आपका है प्रीपोजिशन, जो इसके अंदर भी हमने काम में लिया है। ये क्या है? संबंध बोधक शब्द। ठीक है, संबंध बोधक शब्द। उसके अलावा है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन। अब ये जो कंजंक्शन है ये क्या है? संयोजक। इनको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। कंजंक्शन के बाद देखिए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? विस्मय बोधक शब्द। विस्मय बोधक शब्द। ठीक है, तो ये जो 8 आपके सामने मैंने लिखे हैं, ये क्या है? इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। तो ये चीज आप याद रखिए। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो वर्ड्स हम वाक्य के अंदर यूज करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? कुल 8 हैं। ठीक है, ये आपने हिंदी में भी पढ़े हैं, इसलिए ये आपके लिए आसान होगा और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो बेहद आसान टॉपिक है। वो टॉपिक है नाउन। तो सबसे पहले हम जिसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन को। तो नाउन जो है वो क्या है? तो देखिए नाउन क्या होता है? तो नाउन को अगर हम सिंपल भाषा के अंदर देखें तो ये है नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, क्या है ये? नेमिंग वर्ड्स। अब ये नेमिंग वर्ड्स क्या भला है तो वो भी हम देखते हैं। तो ये नेमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, ये नाउन जो है ये कैसे शब्द हैं? ये वो शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या हम कह सकते हैं गुण, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, गुण, स्थान, उनके नाम देने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उनको हम नाउन कहते हैं। तो ये नेमिंग वर्ड्स हैं। किसके नेमिंग वर्ड्स हैं? तो देखिए प्लेस, पर्सन, थिंग और क्वालिटी। ठीक है, तो ये नेमिंग वर्ड्स है। किसका नेमिंग वर्ड्स है ये? स्थान, व्यक्ति या फिर वस्तु या गुण। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? ये नेमिंग वर्ड्स हैं। किसके नेमिंग वर्ड्स हैं? स्थान, व्यक्ति, वस्तु या गुण के। तो देखिए आपने स्कूल के समय में भी हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा के बारे में। नाउन जो है वो क्या होती है? हिंदी में संज्ञा होती है। कि संज्ञा क्या है? संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण आदि के बारे में हमें बोध करवाती है, जानकारी जिससे हमें मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नाउन कहते हैं। तो नाउन जो है इसको हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? नेमिंग वर्ड्स कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक चीज है, ठीक है, जिससे मैं लिख रही हूँ, सफेद से कलर का है, लिखने के काम आता है, पर इसका एक नाम है। इसका एक नाम क्या है? इसका नाम है पेन। ठीक है, और पेन क्या है? अपने आप में एक नाउन है, क्योंकि इस वस्तु को नाम जो हमने दिया है वो क्या है? पेन। और जो ये नाम है ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से उदाहरण के रूप में आप समझिए, जैसे जो बच्चे, या हम कह सकते हैं जो बच्चे स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ने आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट्स। जो बच्चे स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ने आते हैं उनका एक नाम है, उनके लिए हम एक कॉमन एक
जनरल वर्ड, एक आम शब्द हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स भी क्या है, उन बच्चों का नाम है जो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ने के लिए आते हैं, या किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, या किसी कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से वह व्यक्ति जो आपको पढ़ाने आते हैं, उनके लिए एक जनरल शब्द है, उनको आप एक नाम देंगे, वो क्या है, टीचर। टीचर, तो टीचर भी क्या है, अपने आप में एक नाउन है। उसी तरीके से आप देखिए वह व्यक्ति, ठीक है, आपकी फैमिली के अंदर, आपके परिवार में वह व्यक्ति जिसने आपको जन्म दिया है और बचपन से आपका पालन पोषण किया है और आपकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा है, तो वह व्यक्ति एक लेडी है, पर उस रिलेशन को, उस संबंध को जो उस लेडी का आपके साथ है, आप एक नाम देंगे, वह नाम क्या होगा, मदर, या बड़ी बहन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा जिसने आपको जन्म दिया है, तो वो कौन होगी, मदर। तो मदर भी क्या है, एक नाम है, तो ये नाउन है। ठीक है, इसी तरीके से यह यंत्र जिससे हम एक दूसरे को संदेश देते हैं, ठीक है, एक नंबर डायल करके हम क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है, मोबाइल। तो ये मोबाइल शब्द जो है, ये क्या है, नाउन है। तो अब आप, मुझे लगता है ये चीज समझ गए होंगे कि वह शब्द जो किसी चीज को नाम देने के लिए काम में लिया जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में नाउन। क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है, तो नाउन जो है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी। ठीक है, तो नाउन क्या है, नाम है। किसका नाम है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, थिंग का, या किसी गुण का नाम नाउन हो सकता है। आप जितने भी बच्चों ने स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लिया है, आप कहाँ जाते हैं क्लास अटेंड करने के लिए, तो स्थान का नाम है स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग। ठीक है, आपके राज्य की राजधानी क्या है, तो उस स्थान का नाम है जयपुर। तो इस तरीके से जितने भी नाम हैं या कॉमन वर्ड्स जो हम नाम के तौर पे किसी चीज के लिए यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नाउन। जैसे जिस यंत्र से ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसको कहते हैं कैमरा। तो कैमरा भी क्या है, एक नाउन है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। ठीक है, अब देखिए और थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। रितु इज माय स्टूडेंट। ठीक है, जयपुर is the capital of राजस्थान। ठीक है, gold is a precious metal। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस के अंदर, अब ये जो सेंटेंस है, इसमें मैंने लिखा है ऋतु। ऋतु क्या है, एक लड़की का नाम है। क्या है ये, नाम है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, नाउन। ऋतु क्या है, एक लड़की का नाम है, और नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। फिर हमने क्या किया, ऋतु इज माई स्टूडेंट, ऋतु मेरी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट भी क्या है, नाम है। किसका नाम है, जो मुझसे पढ़ने आती है। ठीक है, उस लड़की को मैं क्या कह रही हूँ, स्टूडेंट कह रही हूँ, तो ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट और ऋतु क्या है, अपने आप में पर्सन का नेम है। ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन। अब देखिए जयपुर, अगले सेंटेंस के अंदर जयपुर क्या है, एक प्लेस का नाम है, ये भी नाउन है। ठीक है, और जयपुर के लिए क्या कहा गया है, जयपुर इज द कैपिटल, राजधानी। राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, वह स्थान जहां से सरकार जो है,
सारा जो राज्य है उसका संचालन करती है या सारे राज्य का प्रशासन जो है वो चलाती है, वो स्थान क्या कहलाता है? कैपिटल। तो उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है राजधानी, या इंग्लिश में हम कहें कैपिटल। तो ये कैपिटल भी अपने आप में क्या है? ये भी नाउन है। और ये जयपुर किसकी कैपिटल है? कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो ये राजस्थान भी अपने आप में क्या है? ये भी नाउन है। तो ये सभी जो नाउन है ये क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस। तो एक स्थान का नाम है ये, ठीक है। अब देखिए गोल्ड, गोल्ड क्या है? एक मेटल है, ठीक है। क्या है गोल्ड? एक मेटल है, और हम कह सकते हैं ये मेटल है, ठीक है। ये एक मेटल का टाइप है, एक मेटल का प्रकार है, तो ये भी एक मेटल का नाम है। कैसे मेटल का नाम है? जो पीले रंग का दिखता है, जो चमकता है, जिससे आभूषण बनते हैं, तो उस मेटल को हम क्या कह रहे हैं? गोल्ड। तो ये एक मेटल का नाम है, ठीक है। तो ये भी नाउन है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोल्ड जो है, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, गोल्ड जो है कीमती धातु है। तो मेटल भी अपने आप में क्या है? किसी तरीके के एक पदार्थ का नाम है, ठीक है। किसी तरीके के एक वस्तु का नाम है जिसमें कुछ गुण होते हैं विशेष प्रकार के, तो ये भी अपने आप में नाउन है। तो मेटल हो चाहे गोल्ड हो, ये अपने आप में क्या है? ये नेम ऑफ थिंग है, ठीक है। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है ये। इज दैट क्लियर? तो आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आया होगा, ये बहुत बेसिक सी चीज है। नाउन क्या है? किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या क्वालिटी का नाम, ठीक है। अब ये जो नाउन है इसके बारे में हम और देखते हैं आगे। अब ये जो नाउन है इसका किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मैंने आपसे क्या कहा? नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। नाउन जाता है। नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। देखिए कैसे, तो हम उदाहरण से समझते हैं कि मैंने कहा नाउन जो है वो सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है किसी सेंटेंस में। जैसे देखिए, ऋतु इज कुकिंग फूड। ऋतु इज कुकिंग फूड, ऋतु खाना बना रही है, ठीक है। ऋतु क्या कर रही है? खाना बना रही है। अब ऋतु कौन है? एक लड़की का नाम है, तो ये नाउन है, ठीक है। कुकिंग अपने आप में क्या है? वर्ब है। और फूड खाना, जो हम खाते हैं, ठीक है। जो चीज हम खाते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, उसको हम क्या कहते हैं? फूड। उसको हम कहते हैं भोजन। तो ये जो फूड है ये भी अपने आप में क्या है? ये भी अपने आप में है नाउन, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर ऋतु एक नाउन है, कुकिंग वर्ब आ गया, फूड जो है वो नाउन है। अब देखिए मैंने क्या कहा? नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बना है वो देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए एक्शन जो है वो कौन कर रहा है? जो क्रिया है वो कौन कर रहा है? ऋतु, क्योंकि खाना कौन बना रही है? ऋतु बना रही है। तो जो क्रिया करता है या हम कहें एक्शन करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऋतु एक नाउन है और वो नाउन क्या है? सब्जेक्ट है इस वाक्य के अंदर, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन करता है, ठीक है। जो एक्शन करता है, जो क्रिया कर रहा है, ठीक है, वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। अब देखिए ऋतु इज कुकिंग फूड, तो ऋतु जो है वो कर रही है एक्शन, और किस पर कर रही है? फूड पर कर रही है। तो फूड क्या है यहाँ पर? वो चीज है जिस पर ऋतु एक्शन कर रही है। तो जिस पर एक्शन किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फूड भी एक नाउन है और यहाँ पर वो किस तरह से काम में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर एक्शन होता है, ठीक है, जिस पर एक्शन किया जाता है, जिस पर एक्शन
किया जाता है वो क्या हो जाता है, जिस पर एक्शन किया जाता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए ऋतु एक नाउन है, फूड एक नाउन है, पर ऋतु नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन कर रही है। किस पर कर रही है, फूड पर। फूड एक नाउन है पर वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि उस पर एक्शन किया जा रहा है। तो आई होप इतनी बात आपको, बहुत बेसिक सी सिंपल सी चीज है, ये आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे नाउन के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में, कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे, और उनकी जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, उनके जो हम कह सकते हैं उनकी जो लिमिटेशंस है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, वो भी हम अभी देखेंगे, और देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमें उसके अंदर याद रखने चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो अगला जो टॉपिक अब हम देख रहे हैं नाउन में वो है टाइप्स ऑफ नाउन। तो देखिए टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर पहला जो नाउन का टाइप हम देखेंगे वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब ये जो प्रॉपर नाउन है ये क्या है, तो देखते हैं प्रॉपर नाउन जो है ये क्या है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में पहले हम देखते हैं क्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रॉपर नाउन जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन जो है आपको एक सिंपल सी वो बताती हूँ। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो है क्या होता है, यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एग्जैक्ट नेम है। ठीक है, क्या है, एग्जैक्ट नेम है। एग्जैक्ट नेम का मतलब एकदम सटीक नाम। ठीक है, ये क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एग्जैक्ट नेम है। ठीक है, इट इज एग्जैक्ट नेम ऑफ, इंग्लिश में हम कहें तो इट इज एग्जैक्ट नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, तो ये क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एग्जैक्ट नेम है। कैसे एग्जैक्ट नेम कैसे है, देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा सीमा, तो नाम से पता चल रहा है किसी लड़की का नाम है। और अगर मैं कह रही हूं, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां बैठी, एक लड़की का नाम है सीमा, तो यहाँ पर एक विशेष लड़की का नाम क्या है, सीमा। ठीक है, तो ये सीमा क्या है, किसी एग्जैक्ट एक लड़की का नाम है, और ये एग्जैक्ट नेम है एक लड़की का। ठीक है, सीमा। अब देखिए इसी तरीके से और नाम होते हैं, ऋतु, सुरेश, रमेश। ठीक है, तो ये सब क्या है, एग्जैक्ट नाम है किसी लड़के के और लड़की के। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। जब हम कह रहे हैं शहर, तो वो कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन जब हम कह रहे हैं, वापस हम उसी एग्जाम्पल को देखते हैं, जयपुर। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, शहर के बारे में जिसका नाम है जयपुर। तो यहाँ पर एक निश्चित नाम है किसी शहर का। ठीक है, किसी कुछ व्यक्तियों का। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं, पेन है। ठीक है, अब एक पेन है, पार्कर का पेन है, पार्कर पेन। ठीक है, तो ये एक निश्चित प्रकार का पेन है और उस पेन का नाम क्या है, पार्कर पेन। ठीक है, तो ये जब भी किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम वाक्य के अंदर लिखा हुआ हो, किसी स्थान का प्रॉपर नाम लिखा हुआ हो, जैसे कि जयपुर, दिल्ली, ताजमहल, लंदन, तो ये अपने आप में क्या है, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी विशेष स्थान के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, आपने हिंदी में भी ये चीज पढ़ी है, वह शब्द
या वह नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें जानकारी दे, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन. इट इज एग्जैक्ट नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. सो यू हैव टू रिमेंबर, जब किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का नाम आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर फोन है, अभी फोन जो है ये एक कॉमन शब्द हम यूज कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर आईफोन है या ये वन प्लस है, तो ये एक पर्टिकुलर फोन का नाम यहाँ पर आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है, तो जहां पर भी नाम आ जाए, नाउन तो है ही ये सब, शहर भी नाउन है, लड़की, लड़का, ये भी नाउन है, पर जब इनके प्रॉपर एग्जैक्ट सटीक नाम आ जाए इनके साथ, तो ये क्या बन जाएंगे? ये प्रॉपर नाउन बन जाएंगे. अब इन प्रॉपर नाउन्स की कुछ लिमिटेशन है, तो वो हम देखते हैं. तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं नोट नंबर 1. नोट नंबर 1. तो नोट नंबर 1 क्या है? तो नोट नंबर 1 ये है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है. ठीक है, प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर है वो हमेशा क्या होता है? वो कैपिटल होता है. देखिए, एग्जाम्पल से समझिए, ये चीज आपको याद रखनी है. जब आप लेटर लिखेंगे, आप पैसेज लिखेंगे, तो वहां पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. तो देखिए एग्जाम्पल, जयपुर is the capital of राजस्थान. अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन कौन कौन से हैं? तो प्रॉपर नाउन को आप देखिए. प्रॉपर नाउन, जयपुर एक शहर है, ठीक है, और उस शहर का नाम क्या है? जयपुर. तो प्रॉपर नाम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है. ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है. इसी तरीके से कैपिटल तो एक सामान्य शब्द है जो किसी भी राजधानी, किसी भी ऐसे स्थान के लिए हम यूज करते हैं जहां से जो जैसा मैंने आपको बताया था, सरकार जो है किसी राज्य का संचालन करती है और जो प्रशासन व्यवस्था है उसको देखती है, वो स्थान कैपिटल है. ठीक है, ये सिंपल नाउन है. अब ये जो राजस्थान है, ये एक विशेष राज्य का नाम है. ठीक है, ये यहाँ पर स्टेट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है एक विशेष राज्य का नाम. तो यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो प्रॉपर नाउन. ठीक है, ये भी प्रॉपर नाउन है. अब आप देखिए, इन दोनों ही प्रॉपर नाउन के अंदर जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा है? कैपिटल है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे. जैसे कि कोई नाम ही मान लीजिए, जैसे मैं पिछली स्लाइड पर एक बार जाती हूँ. देखिए, मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं सीमा, एस कैपिटल, रितु, आर कैपिटल, सुरेश, एस कैपिटल, रमेश, आर कैपिटल. फिर यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम लिखा है पेन के आगे, पार्कर, तो पी कैपिटल. जयपुर में जे कैपिटल, दिल्ली में डी कैपिटल, ताजमहल में टी कैपिटल, लंदन के अंदर एल कैपिटल. तो जब भी आप प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं तो उसका जो पहला लेटर है वो क्या होगा? वो हमेशा कैपिटल होगा. वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. जब आप कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करेंगे एग्जाम के अंदर, या आप कंपोजिशन वाला पार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज जो है ये ध्यान रखनी है. इसके अलावा देखते हैं अब हम. देखिए नोट नंबर 2. नोट नंबर 2. तो नोट नंबर 2 अब हम देखते हैं. तो देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स कौन से? ए, एन, द का यूज नहीं होता है. दूसरी चीज आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, नहीं होता है. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स ए, एन, द का यूज नहीं होता है. तो ये जो आर्टिकल्स है इसमें ए, एन तो है इंडेफिनेट आर्टिकल्स, जो किसी अनिश्चित चीज के साथ हम यूज करते हैं, अनिश्चित नाउन के साथ, और द जो है वो हम निश्चित नाउन जो होता है, डेफिनेट नाउन, उसके साथ यूज करते हैं.
तो ये कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आएंगे। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल वापस मैं वही ले लेती हूँ। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब आप देखिए सेंटेंस के अंदर जयपुर प्रॉपर नाउन है, ठीक है, जयपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है। राजस्थान भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज नहीं होगा, ठीक है। तो नो यूज ऑफ आर्टिकल। इसी तरीके से आप देखिए हम एक और एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा अ ऋतु इज माई स्टूडेंट, अ ऋतु इज माई स्टूडेंट। तो ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऋतु अपने आप में एक ही लड़की का नाम है, तो उसके आगे अ लगाने की जरूरत नहीं है। अ और एन का प्रयोग क्या होता है, एक की जगह इसको काम में लिया जाता है। जैसे मैं कह रही हूँ अ पेन, एक पेन, अ लैपटॉप, एक लैपटॉप, अ मोबाइल, एक मोबाइल, अ बॉय, अ गर्ल, एक लड़का, एक लड़की। तो जब यहाँ पर प्रॉपर नाउन है तो वो अपने आप में वैसे ही एक है, तो वहां पर क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, ऋतु इज माई स्टूडेंट, ऋतु इज माई स्टूडेंट, ठीक है। क्या है यहाँ पर, ऋतु इज माई स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये होगा। तो जब भी सेंटेंस के अंदर नाउन, प्रॉपर नाउन लिखा हुआ हो तो उसके पहले आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। एन का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। इनके जो एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं, उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे आर्टिकल्स के अंदर। आर्टिकल्स एक सेपरेट टॉपिक है। अभी आपको प्रॉपर नाउन में याद रखना है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो आपके जो बिगिनिंग वाले 10 सेंटेंस है जिनमें आर्टिकल्स और डिटर्मिनर से संबंधित गलतियां होती है, तो वहां पर इस तरीके के एरर्स आपको दिए जा सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा आर्टिकल्स जो हैं उनका प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होगा। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जो प्रॉपर नाउन से संबंधित है, तो उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए इसी नोट नंबर 2 के अंदर मैं आपको बता रही हूँ। तो नोट नंबर 2 के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, प्रॉपर नाउन, सुनिए ध्यान से, का यूज सेंटेंस में जब कंपैरिजन, जिसको हम तुलना कहते हैं, कंपैरिजन, तुलना के लिए किया जाए तब प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रॉपर नाउन का यूज सेंटेंस में जब भी कंपैरिजन, जिसे हम तुलना कहते हैं, के लिए किया जाए तब प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल क्या यूज होगा, द यूज होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ ये चीज। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ डैश इंडिया। मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, डैश
अहमदाबाद, अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ डैश इंडिया। अब देखिए मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पर, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ डैश इंडिया। अब देखिए इस सेंटेंस को हम देखते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, प्रॉपर नाउन का यूज सेंटेंस में कंपैरिजन, तुलना के लिए जब भी होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस को गौर से देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कश्मीर। तो कश्मीर क्या है, कश्मीर है प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर स्थान का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। स्विट्जरलैंड क्या है, ये भी एक देश का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। और भारत क्या है, ये भी एक देश का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो यहाँ पर अब हमको बताना है आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होगा। तो कश्मीर इज स्विट्जरलैंड, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, कश्मीर जो है स्विट्जरलैंड है भारत का, मतलब स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत देश है। तो कश्मीर की तुलना किससे की गई है, स्विट्जरलैंड से। कि कोई स्विट्जरलैंड के बारे में जानता हो, दूसरे देश के दो व्यक्ति बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि कश्मीर जाया जा सकता है क्या इंडिया में, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कश्मीर जो है स्विट्जरलैंड है इंडिया का, तो उससे वह व्यक्ति समझ जाएगा जिससे वो कह रहा है कि स्विट्जरलैंड एक बहुत खूबसूरत कश्मीर स्विट्जरलैंड की तरह एक बहुत खूबसूरत जगह है, स्थान है। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो कि एक प्रॉपर नाउन है, तुलना के लिए काम में आ रहा है। किसके लिए काम में आ रहा है, कंपैरिजन के लिए। मैं यहाँ पर सी लिख रही हूँ, ये कंपैरिजन के लिए काम में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कश्मीर प्रॉपर नाउन है। तो मैंने आपको कहा था प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल या आर्टिकल जो है वो यूज नहीं होंगे, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। पर यहाँ ये तुलना के लिए काम आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा द, क्या आएगा, द। अब देखिए इंडिया जो है ये भी प्रॉपर नाउन है, इसके पहले भी किसी भी तरीके का आर्टिकल जो है वो यूज नहीं होगा। तो वाक्य क्या बनेगा, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, नो आर्टिकल। कश्मीर प्रॉपर नाउन है, नो आर्टिकल। स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है, पर कंपैरिजन के लिए काम में आ रहा है, तो हमने वहां पर क्या लगाया है, आर्टिकल द, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। देखिए अहमदाबाद क्या है, प्रॉपर नाउन है, अहमदाबाद क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैनचेस्टर क्या है, एक स्थान का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है, शहर है। इंडिया क्या है, देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो पहले वाला जो वाक्य है वैसा ही ये वाक्य है। तो देखिए अहमदाबाद प्रॉपर नाउन है। मैंने आपसे कहा था यहाँ पर कोई आर्टिकल जो है प्रॉपर नाउन के पहले यूज नहीं होगा, पर ये जो मैनचेस्टर है इस वाक्य के अंदर, ये अहमदाबाद की तुलना करने के काम में आ रहा है। जैसे मैनचेस्टर जो है उसमें कपड़ों का जो उद्योग है वो काफी विश्व विख्यात है, उसी तरीके से भारत के अंदर जो अहमदाबाद है वहां पर कपड़ों की बहुत सारी मीलें हैं, कपड़ों का उद्योग जो है वहां का बहुत बड़ा है। तो उसकी तुलना मैनचेस्टर से की गई है कि भारत में मैनचेस्टर जैसा उद्योग जो है कपड़ों का वो कहीं पर है, तो वो अहमदाबाद में है। तो ये प्रॉपर नाउन होते हुए भी कंपैरिजन के लिए काम में आया है, तो मैं इसके पहले क्या लगा दूंगी, द, ठीक है। अब ये इंडिया है, तो इंडिया प्रॉपर नाउन है पर किसी कंपैरिजन के लिए काम में नहीं आ रहा है, तो इसके आगे हम नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल जो है वो यूज नहीं करेंगे। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर क्या थे, एक बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट थे, पूरी दुनिया में फेमस थे, ठीक है। तो उनसे तुलना किसकी की जा रही है, कालिदास की जा रही है। तो कालिदास जो है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो भारत के शेक्सपियर थे। तो यहाँ पर ये शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कालिदास प्रॉपर नाउन है, और इंडिया एक देश का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। पर सिर्फ तुलना के लिए कौन सा नाउन काम में आ रहा है, प्रॉपर नाउन, वो है शेक्सपियर। तो इसके आगे तो हम लगाएंगे द, और बाकी जगह नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे एक और रूल की, लिमिटेशन के आर्टिकल की, जो आपको ध्यान रखना है। तो वो हो जाएगा हमारा नोट नंबर 3, ठीक है, नोट नंबर 3।
तो हम चलते हैं नोट नंबर 3 पे। तो नोट नंबर 3 क्या है, देखिए प्रॉपर नाउन जो है, पहले मैं लिख देती हूँ, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कब होगा? जब हमने नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगा दिया है, एडजेक्टिव लगा दिया है। देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर अशोका। अशोका क्या है, प्रॉपर नाउन है। यहाँ कोई आर्टिकल यूज होगा, प्रॉपर नाउन है, तो आपको पहले ही मैंने बताया कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया ग्रेट अशोका। तो अशोका जो है ये प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति का नाम था, एक शासक हुआ करता था, और उसके आगे मैंने क्या लगाया, ग्रेट, महान। कैसा था वो, महान था, तो एक एडजेक्टिव आ गया है। तो इसके पहले क्या आ जाएगा, इसके पहले आ जाएगा द। ठीक है, तो जब भी एडजेक्टिव आएगा प्रॉपर नाउन से पहले, तो हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, अशोका से बढ़िया एग्जाम्पल, वैसे ही मैंने द ग्रेट बोल दिया था तो आपको पता चल ही गया होगा, इसलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। तो देखिए, अमेरिका, मैंने क्या लिखा, अमेरिका। अब अमेरिका जो है, अगर आपसे पूछा जाए इसके पहले कोई आर्टिकल आएगा, तो अमेरिका अपने आप में क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो अमेरिका के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके सामने लिखा हुआ हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, हमने क्या लिखा, संयुक्त राष्ट्र। अमेरिका से पहले क्या लगा दिया हमने, एडजेक्टिव लगा दिया, यूनाइटेड स्टेट्स, क्या लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया। तो अब यहां पर क्या आएगा, द, क्या आएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जबकि आप सिर्फ अमेरिका लिख रहे हैं वाक्य के अंदर, तो आप द का प्रयोग करेंगे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अगर अमेरिका से पहले लगा हुआ है तो आप लगाएंगे द। और अच्छा एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है इंडिया, तो इंडिया के आगे आर्टिकल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पर अगर आपके सामने लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्या लिखा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया तो अपने आप में प्रॉपर नाउन है, एक विशेष देश का नाम है। रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक है, इसके आगे एडजेक्टिव, गणतंत्र। कैसा देश, गणतंत्र है, गणराज्य। ठीक है, तो कैसा, गणराज्य, भारत गणराज्य हिंदी में तो होगा, और यहाँ पर क्या है, रिपब्लिक, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, भारत के पहले आ गया है, प्रॉपर नाउन के पहले आ गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान रखनी है कि जब भी एडजेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉपर नाउन से पहले आएंगे तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।